हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले जो हिस्ट्री की क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था कि किस प्रकार बम्बई पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और उसके बाद में उन्होंने बम्बई को एज ए जो वेस्टर्न पार्ट था पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका केंद्र उन्होंने बना लिया था। क्योंकि आपने देखा था कि जो मिस ब्रिगेंजा की शादी थी उसके बाद में जो बम्बई है वो एक डावरी के रूप में, दहेज के रूप में इंग्लिश को मिल जाता है। तो वहाँ तक कहानी हमने देख ली थी और उससे आगे की जो कहानी उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो नए हैं एकदम से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर फ्री करवाई जाती है पूरे जीएस की। और अभी जो हम एक सीरीज़ चला रहे हो पीसीएस के लिए ये सीरीज़ है, और ये जो है आपका यूपी पीसीएस, इसके अलावा बिहार पीसीएस और इसके अलावा जो उत्तराखंड में पीसीएस होने जा रहा है उन सबको ध्यान में रख के करवाया जा रहा है। तो जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो छोटी होती है लेकिन अच्छी होती है, क्वालिटी की होती है। तो ऐसे वीडियोस एकदम फ्री में पाने के लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, लेकिन वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो कि आपसे करनी ज़रूरी है। फिर से कोविड हम लोगों के बीच में आ रहा है, बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन जो थर्ड वेरिएंट है फैल रहा है। हालांकि अभी तक जितनी भी जानकारी उससे मिली है कि जो डेथ रेट है ना वो थोड़ा सा स्लो है अपेक्षाकृत जो सेकेंड वेव थी उससे। तो ये थोड़ी सी राहत की बात है, बट अगर डेथ है तो डेथ रेट से में नहीं मतलब है। तो हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं। और अगर कोई आप प्लान बना रहे कहीं बाहर घूमने जाने का या ऐसा कुछ, तो प्लीज़ मत बनाइए, क्योंकि कभी भी कुछ भी लॉकडाउन हो सकता है, कुछ भी बंद हो सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। तो ऐसे में कृपया सावधान रहें, अपने घर पे रहें। डोंट क्रिएट पैनिक, आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना है, बट आपको अवेयर ज़रूर रहना है, ठीक है ना। चलिए अब क्लास की बात करते हैं और हम पढ़ाई अपना ऐसे करते रहेंगे। तो 1682 में क्या होता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन फरमान फ्राम औरंगजेब बिजनेस फॉर एवर इन बंगाल। तो जो उसकी बात होती है कि फर्रुखसियार ने फरमान जारी किया, उसके बाद में चीज़ें एकदम से बदल गई। बट एट द टाइम आप देखेंगे कि औरंगजेब ने उससे पहले ही फरमान जारी कर दिए हैं, और एक ही नहीं, उन्होंने कई 2-3 फरमान जारी किए। तो फरमान तो मुग़ल पहले से जारी कर रहे थे। फर्रुखसियार के टाइम पर ऐसा क्या हो गया था कि चीज़ें एकदम से बदल गई, अंग्रेज़ बहुत पावरफुल हो गए। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पूरे भारत पर अपने कब्जा करना स्टार्ट किया, तो वो चीज़ें क्यों हो जाती हैं, थोड़ा-सा मेंस में कभी आपके सवाल अगर ऐसा पूछता है ना, तो आपको समझना पड़ेगा उसको कि आखिर औरंगज़ेब के टाइम पर जब फरमान जारी हो रहा है, उसके बाद में तो वो बिज़नेस करते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाते हैं। इन पर हम आगे बात करेंगे। तो जो है फरमान इससे प्राप्त करते हैं। इसके बाद बंगाल में इनका निवेश बढ़ता है। अब जब ये पूरा जीवन व्यापार करने का एक तरीके से फरमान मिल जाता है, परमिट मिल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी, बंगाल में अपना निवेश बढ़ाएगी। तो बंगाल में अपना निवेश बढ़ाते हैं। अब आप देखते हैं अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है। तो क्यों बाहरी कंपनियों को हम अपने देश में बुलाने के लिए हमारा कोशिश होता है कि जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रेट है ना वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि वो क्या है, एक पैरामीटर्स होता है जो ये बताता है कि इस देश में, पर्टिकुलर देश में व्यापार की स्थिति कैसी है। तो वहाँ पर सारे पैरामीटर्स दिख जाते हैं कि कैसे लाइसेंस मिलता है, परमिट कैसे मिलता है, और अगर लैंड एक्विजिशन जो है करना है तो वो कैसे होगा। इसके अलावा जो वहाँ के लॉज हैं, जो लाल फीता सहित जो ब्यूरोक्रेसी की समस्या, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही कोई कंपनी चाहती है किसी देश में व्यापार करने के लिए। एट द टाइम अगर आप देखेंगे कि बंगाल में अगर अंग्रेज़ अपना निवेश बढ़ा रहे हैं, तो ये कोशिश करेंगे ना कि उसको थोड़ा सा मजबूत किया जाए, उसको फोर्टिफाइड करने की कोशिश करेंगे, किलेबंदी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वो पैसा बचे, ऐसा नहीं कि कोई लुटेरा आकर के लूट के चला जाए, या जो है वो कमाए कोई और खाए। तो ऐसा वो नहीं करेंगे, कोई भी कंपनी होगी तो नहीं करेगी। तो इसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं। तो बंगाल में निवेश बढ़ाते हैं, और जो इनका एक
मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी एट द टाइम उनके लिए, जब हम ये बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब वो बंगाल में अपना निवेश बढ़ाते हैं तो वो मद्रास से अलग एक रेजिडेंसी अपना बंगाल में बनाते हैं। रेजिडेंसी का मतलब होता है एक वेयर हाउस जैसा, कि वहाँ पर वो अपना सामान वगैरह रखेंगे, उनके जो अधिकारी हैं वो अपना एक स्थान बनाएंगे, रहेंगे वहाँ पर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने बताया कि जब निवेश बढ़ेगा तो वो उसको सुरक्षा देने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए किलेबंदी को बढ़ावा दिया जाता है। किसको? किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, किलेबंदी को बढ़ावा दिया जाता है। और किलेबंदी का मतलब होता है, किला का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर कि जहाँ पर अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, बाहर बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार बना दिए जाते हैं और यहाँ पर पहरेदार खड़े होते हैं। अगर बाहर से कोई आता है अटैक करने तो उन पर सीधे सीधे वो हमला कर सकते हैं। इस तरीके से किला बनाया जाता है। तो जो वहाँ के स्थानीय ज़मींदार हैं ना, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक जो है एक शक्ति के रूप में ये डेवलप हो रहे हैं और आने वाले समय में उनको चुनौती देंगे। और हुआ भी वही। आप देखेंगे कि ज़मींदारों को शुरुआत में जितने भी आंदोलन वगैरह होते हैं वो ज़मींदार ही करते थे, क्योंकि आप 1857 का विद्रोह देखेंगे तो उसमें भी मोस्टली ज़मींदार लोग हैं जो अंग्रेज़ों से एकदम परेशान, क्योंकि सबसे पहले चपत अंग्रेज़ों ने उन्हीं को लगाई थी। क्योंकि जैसे ही अंग्रेज आए तो वो ज़मींदार को क्यों फोकस करेंगे, उनको तो पैसा कमाना है, जिससे जहाँ पे पैसा कमाएंगे। तो ज़मींदारों ने क्या किया, इसका विरोध करना स्टार्ट किया जब किलेबंदी उन्होंने स्टार्ट की। और वो औरंगजेब से शिकायत करने लगे कि जहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये आपने फरमान जारी कर दिया है और ये लोग यहाँ पर सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे हैं, किला बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, कान भरना ऐसे स्टार्ट किया कि ये ऐसा मजबूत हो जाएंगे, उसके बाद में आपको चैलेंज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, यानी कि 1686 के आसपास वो काफ़ी बुढ़ा हो गया था। तो औरंगजेब ने भी सोचा कि ठीक है यार, ये बात सही कह रहे हैं। उसके बाद में औरंगजेब की जो सेना है, मुगलिया सल्तनत की सेना है, वो अटैक करती है अंग्रेज़ों की फैक्ट्री के ऊपर। क्योंकि इससे पहले औरंगजेब ने कई बार जो है संदेश भिजवाया कि मैंने सिर्फ बिजनेस करने के लिए आपको परमिट दिया है, बट अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले थे। उनको लगा कि यार ठीक है, हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कई बार जब औरंगजेब के आदेश के बाद भी उन लोगों ने फोर्टिफिकेशन को नहीं रोका तो 1686 में हुगली की फैक्ट्री पर मुगल सेना ने हमला कर दिया। और ऐसा हमला किया कि पूरी तरीके से उसे बर्बाद कर दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया था। और उसके बाद में क्या हुआ कि 1686 से 1689 के बीच में एक जो है एक लंबा 3 वर्ष तक एक छोटा मोटा छुट-पुट युद्ध होता रहा मुगल सेना और अंग्रेज़ों के बीच में। और इसमें बहुत बुरी तरीके से अंग्रेज़ पराजित हुए और उन्हें बहुत मतलब एकदम बहुत बेकार तरीके से माफ़ी मांगनी पड़ी। एक पेंटिंग है जिसमें जो अंग्रेज़ का अधिकारी है वो नाक रगड़ रहा है औरंगज़ेब के पैर पे जा कर के कि जहाँपनाह मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं यहाँ पर व्यापार करना चाहता हूँ, मुझे कोई किलेबंदी वगैरह नहीं करनी है। तो औरंगज़ेब ने कहा ठीक है यार, राजा हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ करो व्यापार, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी गलती वही हो जाती है, अंग्रेज़ शुरुआत में झुके, उसके बाद में भारतीयों को झुका करके बहुत पीटा। तो शुरुआत में अंग्रेज़ ने बुद्धिमानी से झुकना स्वीकार किया और वो झुक भी गए। तो औरंगज़ेब के सामने वो झुक जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, जहाँ पर हमें माफ़ कर दीजिए। और फिर जो है अपने व्यापार के लिए वो एक तरीके से उन्हें राज़ी करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि 1689 में इस हार के बाद भी अंग्रेज़ भारत से क्यों नहीं जा सका, भारत से अंग्रेज़ों को बाहर क्यों नहीं निकाला जा सका? ये सवाल है। आपके दिमाग में अगर नहीं बन रहा तो बनना चाहिए कि अगर इतनी बुरी तरीके से अंग्रेज़ों को हार मिल गई, सब कुछ उनका बर्बाद हो गया और एक तरीके से मुग़ल भी नाराज़ हैं उनसे, तो उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जा सका? ऐसे में यहाँ पर आपको समझना है कि अंग्रेज़ों को निकालना इतना आसान नहीं था। उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उनको निकालना बहुत आसान नहीं था। क्या था? सबसे पहली बात तो ये कि अंग्रेज़ व्यापार कर रहे थे, तो उस व्यापार में जो लाभांश है ना, वो किसको भी मिल रहा था? वो मुग़ल को भी मिल रहा था। तो जो व्यापार हो रहा था उसमें सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ फ़ायदा किसको हो रहा था, अंग्रेज़ों को, उसमें मुग़ल को भी फ़ायदा हो रहा था। उनको टैक्स मिल रहे थे, उनको जो है कई कस्टम ड्यूटीज़ मिल रही थी। तो कुल मिलाकर के मुग़ल भी फ़ायदे में थे और अंग्रेज़ों की व्यापार करने से। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका पैसा कम हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपनी औकात में रहो और व्यापार करते रहो। तो दूसरी बात क्या है कि
उस वक्त जब हज की यात्रा होती थी तो बाय द प्लेन नहीं होती थी, जो पानी के जहाज़ थे उनके थ्रू होती थी। ऐसे में जो पूरा अरब सागर वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, इस तरफ क्या थे कि ये पुर्तगाली लोग बहुत मजबूत थे और पुर्तगाली बहुत जो है एक तरीके से अपराधी जैसे थे, समुद्री लुटेरे डाकुओं जैसे थे। और इन लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी की थी, इसलिए आपने देखा था कि शाहजहाँ ने बहुत बुरी तरीके से इन लोगों को पीटा था। तो पुर्तगालियों में ये एक बड़ी समस्या थी कि वो उनका प्रेजेंस था तटीय इलाकों में, और वो जो है इस तरीके से परेशान करते थे। अंग्रेज़ के टाइम पर क्या हुआ कि अंग्रेज़ भी मजबूत हो गए, पुर्तगाली कमज़ोर हो गए, तो अंग्रेज़ों से पुर्तगाली थोड़ा सा डरते थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे बाहर कर देंगे तो आपके जो हज यात्री हैं उनको पुर्तगाली नहीं जाने देंगे। और एट द टाइम हज बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो बड़े बड़े जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग थे, एलीट क्लास के लोग थे, उनको हज करना होता था। और उनका प्रेजेंस होता था कहाँ पर, कोर्ट ऑफ औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब के दरबार में। तो वहाँ पर एक प्रेशर बिल्ड किया गया कि नहीं नहीं, इनको परमिट दे दीजिए, व्यापार करें, इनको बाहर एकदम से मत निकालिए, क्योंकि हमें हज करना होगा तो ये हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे पुर्तगालियों से। तो ये दो महत्वपूर्ण रीजन थे जिनकी वजह से अंग्रेज 1689 में इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद में वापस नहीं गए। ठीक है ना। अब होता क्या है, उसके बाद में एक संधि हो जाती है, किसमें, मुगल में और अंग्रेजों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो 1690 में एक संधि होती है, और इस संधि के बाद में होता क्या है, जो बम्बई है ना, बम्बई को भी मुगलों ने अपने अधिकार में ले लिया था। तो बम्बई से व्यापार करने की अंग्रेजों को पुनः आज़ादी मिल जाती है, उसको वापस कर दिया जाता है। और एक एजेंट है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जाप चारनाक, ये जाकर के पुनः अनुमति प्राप्त करता है मुगल सल्तनत से, और सूतानती जो कि बंगाल में है, पुनः फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति इसको मिल भी जाती है। तो सूतानती बंगाल में फिर से फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। कौन, जाप चारनाक, नाम याद रखिएगा। ये क्या है, EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट है ये। ठीक है ना। और शर्त क्या होती है, अगेन परमिट फी ट्रेड इन बंगाल, रिटर्न 3000, ठीक है ना, 3000 एनुअल फीस जो पहले से दे रहे थे लोग, वही देना होगा इनको, और उसके बाद में अपना व्यापार कर सकते हैं। दूसरी बात, ये ऐसी स्टार्टेड सूतानती फोर्टिफाइड, इन्होंने फिर से वही बदतमीजी स्टार्ट कर दी, किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसी किलेबंदी करेंगे उसका जो है विरोध फिर से होगा। आफ्टर दिस जमींदार अगेन, ठीक है ना, इन्होंने फिर से कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जमींदारों ने। लेकिन इस बार अंग्रेजों ने क्या किया, उनसे बहस नहीं की, उनसे डील करने की कोशिश की। और होता क्या है कि वो जमींदारों से ही 12,000 रुपये देकर के 3 गांव खरीद लेते हैं। कहते ठीक है, आप लोग गांव बेच दीजिए। तो जमींदारों के पास बहुत गांव होते थे, उन्होंने 3 गांव बेच दिए, सूतानती, गोविंदपुरा और कालीकटा। और तीनों मिलकर के जो आपका है आधुनिक कलकत्ता का निर्माण होता है। किसका, आधुनिक कलकत्ता का निर्माण होता है। और ये 12,000 रुपये में अंग्रेजों ने खरीदा था। तो ये यहाँ से एक तरीके से उन्होंने एक नेगोशिएशन कर लिया स्थानीय जमींदारों से, उनसे ज़मीन ही खरीद ली। ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर 1700 ईस्वी में राजा विलियम तृतीय के सम्मान में सूतानती में फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। तो ये है जो है इनका अंग्रेज़ों का फिर से बंगाल में हारने के बाद में, बुरी तरीके से परास्त होने के बाद में स्थापित होना। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद में फिर से स्थापित हो जाते हैं। ये सवाल कई बार आपसे पूछा भी गया है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये दो चीज़ की, व्यापार और हज यात्रा, यही दो चीज़ें हैं जो इनको फिर से बचा पाती हैं। और कई बार पूछा जाता है कि जो कलकत्ता है वो किन गाँव से मिल करके बना है, तो वह आपका सूतानती, गोविंदपुरा और कालीकट्टा जो है कालीकाटा। तो इन तीनों से मिल करके कलकत्ता का निर्माण होता है। और ये तीनों गाँव 12,000 रुपये में खरीदे थे। किसने, जाप चारनाक ने खरीदे थे। किससे, जमींदार से। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये तो बात हो गई। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, और ये क्वेश्चन इसलिए रेज होता है क्योंकि 1700 ईस्वी से लेकर के 1709 ईस्वी के बीच में जो अंग्रेजी हुकूमत है ना, उन्होंने एक प्रयास किया। वो प्रयास क्या है, ये सवाल आप पहले देखिए। EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मजबूती का कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा है कि क्या अंग्रेजी हुकूमत और EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सदैव बेहतर तालमेल था। तो ये सवाल मैंने आपसे पूछा। इसके जवाब में आप कहेंगे कि उनके मजबूती का कारण क्या था, कि वो एक प्राइवेट प्लेयर थे, वो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते थे, तो उनको फंड मिल जाते थे ठीक ठाक, क्योंकि वो पैसे देते थे कहाँ पर, सरकारों को पैसे देते थे जाकर के ब्रिटेन में।
उनकी मजबूती का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो प्राइवेट प्लेयर थे। दूसरी बात ये कि क्या अंग्रेजी हुकूमत और ईआईसी में तालमेल हमेशा ठीक ठाक था? तो ये गलत बात है, हमेशा तालमेल ठीक ठाक नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली ठीक ठाक ज़रूर था। क्योंकि एक बार जो है 1701 से लेकर के 1709 ईस्वी के बीच में जो ब्रिटिश राजा हैं उन्होंने कहा कि यार ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर होता क्या था कि एक किताब लिखी गई है द एनार्की, और ये लिखा है विलियम डायरम्पेल ने, ठीक ना। तो ये जो बुक इन्होंने लिखी द एनार्की, अराजकता, ये सब इस बुक में उन्होंने खुलासा किया कि जितने भी वहाँ पर सांसद होते थे, कहाँ पर, ब्रिटेन में, सांसद जो है महान्यायवादी, यानी कि वो लोग जो प्रभावशाली थे किसमें, कानून बनाने में, उन सबको सीधे सीधे घूस दिया जाता था, किसके द्वारा, ईआईसी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ताकि वो उनके पक्ष में जाकर के बोले और गवर्नमेंट में उनके लोग बैठे रहें। तो ये कह सकते हैं एक संगठित रूप से जिस तरीके से राजनीति में व्यापार का हस्तक्षेप होता है, उस तरीके से पहला कांड उन लोगों ने किया था। उसका खुलासा किया था इस बुक में विलियम डालरैम्पेल ने, ठीक है ना। तो होता ये था कि ये लोग क्या करते थे ईआईसी वाले, कि अच्छा खासा पैसा देते थे ये सांसदों को, महान्यायवादियों को, ताकि वो उनके फेवर में बात करें, और जो भी उनकी कुछ कमियां हैं जो जिन पर सवाल रेज हो रहे हैं उनको दबा दिया जाए। तो हुआ क्या कि 1701 से 1709 के बीच में एक दूसरी कंपनी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि उन्हें एशिया में भेजा जाए और वो जा करके व्यापार करे। जो एकाधिकार था किनका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। बट ईस्ट इंडिया कंपनी एट द टाइम बहुत मजबूत थी, उनके पास बहुत पैसे थे, वो भारत में एकदम माला माल हो गए थे। तो उन्होंने बहुत सारा घूस दे करके जो सरकारी अधिकारी थे ब्रिटेन के, उन सबको घूस दे करके अपनी बात में पक्ष मनवा ली, और जो कॉम्पिटिटर के रूप में एक नई कंपनी आई थी उसको बाहर कर दिया, वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो एक प्रयास था ब्रिटिश सरकार का वो पूरा नहीं हो पाया, और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत हो गई। एक खुलासे में कहते थे कि करीब जो है कई हज़ारों पाउंड ये घूस में देते थे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इनका जो है ये ब्रिटेन में भी नेगोशिएट कर रहे थे पैसा देकर के, घूस दे करके, और ये अपने आप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बहुत बड़ी एक शक्ति बनकर उभरी थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पूरी बात कर ली है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ़र्रुख सियार के फरमान से, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उन पर बातचीत करेंगे, और ये कहानी उसके बाद में आगे बढ़ जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच भारत में कैसे आए, वो कैसे इस्टेब्लिश हुए, और वो फिर भारत से बाहर क्यों गए, और अंग्रेज़ों से वो अंग्रेज बने रहे, वो असफल क्यों हो गए। इन सब पर पूरी बातचीत करेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।